चलो guys, let me take you to another very interesting example of 3D geometry. Read the following question. 3D ज्योमेट्री में देखो कई बार एक और प्रॉब्लम होती है कि क्वेश्चन पढ़ के, वर्ड्स को पढ़ के उसको फिगर्स में कन्वर्ट करना कई बार बड़ा आसान नहीं होता है, और यही मैंने फिनोमेना इस क्वेश्चन के अंदर भी डाला है। इस क्वेश्चन को आप देखो, समझो, और सबसे बड़ा चैलेंज आपका सबसे पहला ये रहेगा कि इसमें फिगर कैसे बनेगी। सबसे बड़ा तो नहीं, अच्छा, लेकिन फिर भी 50% चैलेंज तो ये रहेगा, और बाकी 50% चैलेंज है कि फिर फिगर बनाने के बाद आप इसे सॉल्व कैसे करोगे। तो सबसे पहले मेरा पॉइंट यही है कि पहले तो आप इस क्वेश्चन को पढ़ो और फिगर बनाने की कोशिश करो। और इसमें बेसिकली ये बोल रहे हैं कि जैसे एक्स वाई जेड एक्सेस होती है, वैसे ही इन्होंने बोला है कि कुछ ऐसा सिनेरियो है कि ये मान लो एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है, ये जेड एक्सेस है, लेकिन उन्होंने बोला है कि एक्स वाई जेड एक्सेस ऐसे इन्फिनिटी तक नहीं जा रहे हैं। जो पॉइंट एक्स है वो ओरिजिन से कुछ ए डिस्टेंस के ऊपर है, सिमिलरली जो पॉइंट वाई है वो भी ओरिजिन से ए डिस्टेंस के ऊपर है, जेड भी ए डिस्टेंस के ऊपर है, समथिंग लाइक दिस। तो ऐसा सिचुएशन है। और इसके बाद ये बोल रहे हैं कि ये वाई जेड को, एक्स वाई को और एक्स जेड को ऐसे कनेक्ट कर देते हैं। तो यू कैन इजीली सी कि फिगर में अगर थोड़ा ध्यान से देखो तो यू विल सी कि ये कुछ 3D फिगर टाइप की जो बन गई है, ये कुछ आपका एक तरह से अगर आप देखोगे तो ये एक तरह का पिरामिड है, जिसका बेस अगर आप लेना चाहो तो एक्स वाई जेड को आप बेस ले सकते हो, और जो पॉइंट ओ है वो एपेक्स हो जाएगा उसका, समथिंग लाइक दैट। ट्राइंगुलर, इक्विलैटरल ट्राइंगुलर बेस का पिरामिड टाइप का कुछ बन जाएगा, ये सिचुएशन है। और अब इसके बाद आपको कुछ बाकी पूछ रहे हैं कि इसमें ट्राइंगल एक्स वाई जेड का एरिया कितना होगा, दिस दैट एक्स सो ऑन, वॉल्यूम कितना होगा पिरामिड का। तो थिंक अबाउट इट। और एज यूजुअल, जैसा मैं हर बार कहता हूँ कि ये 3D ज्योमेट्री की प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जिसमें समझने वाले एक बार में भी समझ जाते हैं, और थोड़ा सा जिनको प्रैक्टिस चाहिए होती है उनको 2-3 एग्जाम्पल्स लगते हैं। दोनों ठीक है, दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे अगर मान लो 4-5-6 एग्जाम्पल्स लेने के बाद भी अगर आपसे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस खुद से बन जाते हैं तो इसका मतलब है यू आर ऑल डूइंग वेल, और कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है अपना। तो अब यहाँ पे अगर आपको सॉल्व करना है तो पॉज करके आप सॉल्व कर ही रहे होगे उसको, एंड दोज ऑफ यू हु नीड अ लिटिल बिट ऑफ हेल्प फ्रॉम माय साइड, आई विल शो यू हाउ इट इज डन। अब ये देखो कि ये जो फिगर मैंने इधर बनाई थी, इसी को मैंने थोड़ा फॉर्मली राइट साइड में बना रखा है ऑलरेडी, लाइक दिस। और इसमें मैं थोड़ा क्लियरली मार्क कर देता हूँ कि ये फिगर को मैंने अपने स्टाइल से बनाया है ताकि अपना कन्वीनियंस रहे। एपेक्स को ऊपर ले लेते हैं, ये पॉइंट एक्स है, ये पॉइंट वाई है, ये पॉइंट जेड है, मान लो, समथिंग लाइक दिस। तो यू कैन सी दैट इक्विलैटरल ट्रायंगल जैसा आपका बेस आएगा, और बाकी फिगर अपने को, जो मैंने लेफ्ट साइड में छोटी सी फिगर बनाई थी, इसी को थोड़ा सा मैंने रोटेट करके, घुमा के, उसको ऐसे टर्न करके बना दिया ताकि अपनी कन्वीनियंस रहे। जो बेस है एक्स वाई जेड वो बेस की जगह आ जाए प्रॉपर, और जो एपेक्स है वो बिल्कुल टॉप पे आ जाए, इस तरीके से। अब इसमें आप देख लो, जैसे आपको इन्होंने बहुत सारी चीज़ें बोली कि पहले तो ये बोल रहे हैं कि ये ट्रायंगल एक्स वाई जेड जो है, जो बेस है, इसका एरिया निकालो। तो हम तो चैंपियन है, हमें पता है कि किसी भी इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हमें फॉर्मूला याद है। इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया हो जाता है a²√3/4। तो ये तो हम ऑलरेडी जानते हैं। तो बस अगर हमें साइड लेंथ पता चल जाए इक्विलैटरल ट्रायंगल की तो अपना काम हो जाएगा। अब साइड लेंथ कैसे पता चलेगी? साइड लेंथ आप देखो, साइड लेंथ आपको पता चल जाएगी ऐसे, क्योंकि अगर ये साइड एक्स एक्सिस वाला भी ए है, ये जेड एक्सिस वाला भी ए है, और आपको पता है कि इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्रीज है, ये सारी लाइंस म्यूचुअली परपेंडिकुलर थी, ओ एक्स, ओ वाई, ओ जेड। तो ये एंगल अगर 90 डिग्रीज है तो यू कैन इजीली सी कि जो ये डायगोनल होगा, इनफैक्ट ये जो ए लिखा है यहाँ पे, ये ए नहीं होगा, ये आपका जो डिस्टेंस होगा ये हो जाएगा आपका a√2, बिकॉज ए और ए है, ये ए और ये ए है, तो नीचे वाला हो जाएगा आपका a√2। और इसी तरह से इक्विलैटरल ट्रायंगल है, बाकी सारे के सारे साइड्स भी आपके a√2 होंगे। तो देयरफॉर इफ ऑल द एंगल्स आर a√2, सॉरी ऑल द साइड्स आर a√2, तो अब आप इसको यहाँ पे पुट कर दो, जो एरिया होगा ये हो जाएगा a√2 होल स्क्वायर इंटू √3/4, एंड आप आराम से इसके बाद सॉल्व कर सकते हो, ये हो जाएगा a√3/2। कौन सा एरिया? ये बेस जो है एक्स वाई जेड वाला जो बेस है, इस बेस का एरिया हो जाएगा आपका a√3/2। सो दैट्स नाइस एंड ईजी। और इसके बाद अगर आपको मान लो सपोज दूसरा चीज उन्होंने क्या पूछा है, इन्होंने पूछा है कि पिरामिड का वॉल्यूम कितना होगा। तो अब याद करो, वॉल्यूम भी हमें पता है कि वॉल्यूम होता है 1/3 बेस एरिया इंटू हाइट। बेस एरिया आपके सामने है। अब अगर इसी तरह से ये हाइट h निकाल लूंगा तो मेरा काम हो जाएगा, और ये हाइट h हम पता ही अपने को, अपनी ज्योमेट्री लगा के निकाल लेते हैं। तो नेक्स्ट आई विल फोकस ऑन दिस कि हम ये
हाइट कैसे निकालेंगे, तो ये रफ वर्क जो है ये मैं हटा देता हूँ। एरिया की वैल्यू आ गई है, इसको रख लेते हैं। और हाइट निकालना है अपने को, तो अब हाइट निकालने के लिए देखो फिगर को बड़ा करते हैं, वो पुराना काम है अपना हाइट वाइट निकालना। तो हाइट निकालने के लिए यू कैन सी कि एज यूजुअल ये जो डिस्टेंस है आप देख लो, ये जो ब्लू वाला डिस्टेंस अभी डॉटेड लाइन से मैंने मार्क किया है, ये डिस्टेंस आप देखो, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा। हमें पता है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो रेडियस होता है वो होता है a/√3। अब यहाँ पे साइड लेंथ है a√2, तो ये जो रेडियस टाइप का डिस्टेंस है ये हो जाएगा साइड लेंथ डिवाइडेड बाय √3। ये ब्लू डिस्टेंस आ गया, ये 90 डिग्रीज है और ये हमें पता है कि डिस्टेंस a है। और पाइथागोरस भाई तो हमारे पुराने दोस्त हैं, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं, तो हमें h मिल जाएगा। तो h आप देख लो, h हो जाएगा a² माइनस a√2/√3 स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू h²। बस कुछ भी नहीं है, इसको सॉल्व कर लेंगे। इसको थोड़ा सा पेन पेपर लेके आप अपने हिसाब से सॉल्व कर लो, बाकी एक बार सॉल्व कर लोगे तो ये आ जाएगा a² इंटू 1/3। तो देयरफॉर h का वैल्यू आ जाएगा a/√3। ये आपका आ जाता है हाइट। और अब इसके बाद कुछ भी नहीं बचा है प्रॉब्लम में। इसके बाद आप देख लो, हमें पता है कि बेस का एरिया था a√3/2, और हमें फर्दर पता है कि किसी भी पिरामिड का जो वॉल्यूम होता है वो जाता है हाफ इंटू बेस एरिया, हाफ नहीं सॉरी 1/3 इंटू बेस एरिया मल्टीप्लाइड बाय हाइट। अब हाइट भी है आपकी, हाइट है आपकी a/√3, तो ये आप कर दो पुट और हो जाएगा आपका काम खत्म। तो देयरफॉर यू कैन सी कि ये हो जाएगा a² बाय 2√3। ये कर दो, ये करने से आपका बेस का सॉरी ये करने से आपका वॉल्यूम भी आ जाएगा, ये चीज़ है। सो यू कैन सी दैट दैट्स नाइस एंड दैट्स काइंड ऑफ इजी ऑल्सो। इस तरीके से आप वॉल्यूम्स वगैरह निकाल सकते हो और प्रैक्टिस करते हैं। देखो इसमें तो वही है कि आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना बेटर होते जाओगे। तो अभी एक और एग्जांपल देखो, और मेरा फॉर्मेट वही रहेगा जो मैं बार बार बोलता रहता हूँ कि फॉर्मेट वही रहेगा अपना, कि मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा, क्वेश्चन के नीचे उसका आंसर भी मैंने डाल रखा है, बिकॉज आई वांट दैट जो भी स्टूडेंट खुद से अटेम्प्ट करना चाहता है, ही और शी शुड एटलीस्ट हैव द आंसर इन फ्रंट ऑफ हिम और हर, सो दैट आंसर आप मैच कर सको। बिना आंसर मैच किए तो अपने को पता ही नहीं वेयर वी आर गोइंग। सो ये क्वेश्चन है, पॉज करके आप खुद से अटेम्प्ट करो, सॉल्व हो जाता है देन एक्सेलेंट, नहीं होता है तो मेरा एक्सप्लेनेशन देखो, वो समझ जाओगे अगर, और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लोगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आगे देखते हैं। देखो अब की बार मैंने आपको दिया है देयर इज अ पिरामिड जिसका बेस हेक्सागोनल है। अब देखो एट द एंड ऑफ द डे बेस पिरामिड हो, पिरामिड का बेस ट्रायंगुलर हो, स्क्वायर हो, हेक्सागोनल हो, एट द एंड ऑफ द डे कोई फर्क नहीं पड़ता है, काम तो वैसे ही होगा। तो देखते हैं, पिरामिड है जिसका बेस रेगुलर हेक्सागन है, और उस हेक्सागन का, अरे वाह बहुत ही अच्छा है, हेक्सागन का आप देख लो कि एरिया दे रखा है, बेस का एरिया दे दिया है, तो वॉल्यूम निकालना थोड़ा आसान हो जाता है। देखते हैं फिर भी। और फर्दर क्या बोल रखा है इन्होंने, एरिया ऑफ अ साइड फेस ऑफ द पिरामिड इज 4/√6। अच्छा अब ये समस्या है थोड़ी सी। साइड फेस का मतलब है कि ये वाला जो चीज है, ये ट्राइंगल जो है, ये जो चीज है, इसका एरिया इन्होंने दे रखा है 4√6। अब देखो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम करने वाला है, बिकॉज दिस मीन्स कि ये 4√6 से हमें कुछ चीजें बैक कैलकुलेट करनी पड़ेंगी। देखते हैं। और व्हाट शुड बी इट्स वॉल्यूम, तो ठीक है वॉल्यूम निकालना है अपने को। अब वॉल्यूम किस तरह से निकालेंगे देखते हैं। वॉल्यूम निकालने के लिए सबसे पहले तो हमें अपना फॉर्मूला याद करना होगा। अपना स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है, किसी भी पिरामिड का वॉल्यूम होता है 1/3 बेस एरिया इंटू हाइट। अब बेस एरिया तो इन्होंने क्लियरली दे दिया है 24√3, तो देयरफॉर बेस एरिया में तो हमें कुछ सोचना नहीं है, बचता है हाइट। अगर किसी तरह से हाइट मिल जाए तो काम हो जाएगा। तो दैट मीन्स सारा का सारा जो खेल है वो सारा का सारा खेल हाइट निकालने का है। अब ये हाइट कैसे निकालेंगे ये देखते हैं। इसी के लिए उन्होंने ये साइड वाले ट्रायंगल का एरिया वेरिया कुछ तो दे रखा है, इससे अपने को हाइट निकालनी है। तो देखो अब शुरू में तो प्रॉब्लम की मुझे लग रहा था कि यार बढ़िया है, बेस एरिया दे दिया है तो प्रॉब्लम आसान होने वाली है, लेकिन अभी देखना बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाली है, काफ़ी कुछ कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो जरा जो बेस एरिया दिया था उसका यूज़ करते हैं। देखो हमें पता है कि किसी भी हेक्सागन के अंदर देखोगे तो 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल होते हैं, ऐसे ऐसे अगर डिवाइड कर लोगे तो देयर आर 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल्स। तो अगर आपको पूरे बेस का एरिया दिया है 24√3,
तो इसको 6 से डिवाइड कर दोगे तो आपको मिल जाएगा एक इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया, तो ये हो जाएगा 4√3। और हमें पता है कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल की साइड लेंथ अगर a है तो a²√3/4 होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया। तो अगर ये यूज कर लो तो आपको एटलीस्ट इक्विलैटरल ट्रायंगल की साइड लेंथ तो मिल जाएगी। तो देखते हैं, निकाल के देखते हैं। तो यू विल हैव √3 कैंसिल कर दो, तो यू कैन सी कि a की वैल्यू बड़े आराम से आपको 4 मिल जाएगी। तो 4 यूनिट्स विल बी द साइड लेंथ, 4 यूनिट्स विल बी द साइड लेंथ ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल। सो वेरी गुड, एक स्टार्टिंग तो अपनी हुई, ये साइड लेंथ तो आ गई अपने पास। ठीक है, अभी रफ वर्क में हटा देता हूं नीचे से, और अब जरा साइड वाला जो ट्रायंगल है उसके ऊपर फोकस करते हैं। सी, अब जो साइड वाला ट्रायंगल है ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है, कोई भी एक साइड वाले ट्रायंगल को अलग से ड्रॉ कर लो, और हमें पता चल गया है कि अब इस ट्रायंगल का जो बेस है, ये बेस की वैल्यू हमें पता चल गई है। बेस की वैल्यू थी आपकी 4 यूनिट्स, ये हमें पता है। और इसकी हाइट हमें नहीं पता, तो इसकी हाइट को मैं कुछ तो भी बोल देता हूं, इसकी हाइट को मैं h1 बोल देता हूं सपोज। तो अगर आपको लेटर की अगर आपको h1 निकालना है तो यू कैन सी कि हाफ इंटू बेस, दिस बेस मल्टीप्लाइड बाय h1, दिस विल गिव यू द एरिया ऑफ द साइड वाला ट्रायंगल। और ये इन्होंने फिर से दे रखा है कि साइड वाले ट्रायंगल का एरिया है 4√6। तो देयरफॉर अगर ये सब कैंसिल वैंसिल कर दो तो ये h1 आपके पास आ जाता है 2√6। ठीक है, तो इसको भी लिख लेते हैं, ये भी बढ़िया चीज मिल गई है। एक h1 हो जाता है आपका 2√6। अच्छा, ये ध्यान से देखना कि h1 क्या है। h1 में बड़ी गलतियां करते हैं लोग शुरू में। h1 में ध्यान से देखो कि h1 आपका जो साइड वाला ट्रायंगल है उसकी हाइट है। मतलब अगर ये फिगर के अंदर अपन देखते हैं तो फिगर के अंदर अगर आप देखो, थोड़ा और जूम करके दिखाता हूं मैं आपको। फिगर के अंदर अगर आप देखोगे तो अगर ये जो आपका ऑरेंजिश पिंकिश जो भी कलर आपका आ रहा है, ये ट्रायंगल के अंदर ये वाला जो रेड लाइन वाला डिस्टेंस मैंने बनाया है, ये डिस्टेंस आपका है h1। नोट वेरी केयरफुली कि ये वाला डिस्टेंस h1 नहीं है, ये जो आपकी एज लेंथ है, ये एज लेंथ आपकी h1 बिल्कुल नहीं है। एज लेंथ कितनी है वो हमें पता नहीं है, हम चाहे तो निकाल सकते हैं बट हमें राइट नाउ एज लेंथ पता नहीं है। बट ये वाला जो डिस्टेंस मैंने आपको दिखाया है, ये डिस्टेंस है आपका h1। और अब h1 अपने पास आ गया है, और इससे अपने को वॉल्यूम निकालना है पिरामिड का। वॉल्यूम निकालने का मतलब है कि हमें पिरामिड की हाइट चाहिए। अब पिरामिड की वर्टिकल हाइट निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो पिरामिड की वर्टिकल हाइट निकालने के लिए हम और कैलकुलेशंस करने वाले हैं। सी, यहां से एक काम करते हैं, एक वर्टिकल हाइट बनाते हैं ना। ऑब्वियसली अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे इस तरह से तो ये परपेंडिकुलर आपके हेक्सागोनल बेस के सेंटर को स्ट्राइक करेगी ऐसे। इसके बाद अगर आप इसको ऐसे ज्वाइन कर दो यूं। ठीक है, लेट मी यूज सम डिफरेंट कलर्स ऑल्सो सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट मोर क्लियरली। तो अगर मान लो सपोज ये 2 रेड लाइन्स हटा देता हूं, इसके जगह लेट मी मेक वॉयलेट लाइन्स लाइक दिस। अब इसमें मार्किंग करते हैं थोड़ी सी। ये ABC अगर आप देखो तो ABC आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल है, और ये टॉप पॉइंट को एपेक्स को O बोल देते हैं। OC आपका हाइट है। अब ये हाइट अपने को निकालना है किसी तरीके से, और हाइट निकालना है अपने को जो नीचे इक्विलैटरल ट्रायंगल है AB, BC और CA, ये तीनों साइड्स अपने पास है, तीनों साइड की लेंथ अपने पास है। और कुछ एक और अजीब सी चीज है अपने पास, ये जो मैं आपको बता रहा था, ये वाली जो बीच की जो डिस्टेंस होती है, ये डिस्टेंस है अपने पास। तो इनका यूज करके हम किस तरीके से कैलकुलेशन करेंगे, देखो एक तरीका ये है इसमें कि एक ग्रीन लाइन बना रहा हूं, उसको ध्यान से देखना। ये ग्रीन लाइन बना लो ऐसे। ठीक है, ये ग्रीन लाइन की लेंथ अपने को पता है। हमें पता है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो हमें ये पता है कि जो ये वाली लेंथ है BC, मान लो ये BC लेंथ अपने को पता है कि ये लेंथ है 4। तो और ये एंगल, यहां वाला एंगल है आपका 30 डिग्रीज। तो जो ग्रीन लाइन होगी ये हो जाएगी आपकी 4 cos 30। तो 4 cos 30 कर दोगे, cos 30 होता है √3/2, तो ये हो जाएगा 2√3। तो जो लाइन आपकी ग्रीन लाइन मैंने बनाई है यहाँ पे फिगर में, ये ग्रीन लाइन की लेंथ हो जाएगी 2√3। और उसके बाद अब आप ट्रायंगल देख लो, ये वाला ट्रायंगल आप देख लो, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को मैं D बोल देता हूं।
तो ट्राइंगल सी डी ओ, अगर ये ट्राइंगल आप देख लो सी डी ओ, तो ये ट्राइंगल सी डी ओ अगेन इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, और उसमें हमें साइड सी डी की वैल्यू पता है और हमें साइड ओ डी की वैल्यू पता है। तो सी डी और ओ डी अगर दोनों पता है, ओ डी आप ध्यान से देखो, ये ओ डी और कुछ नहीं था, ये ओ डी आपका H1 था जो अभी निकाला था हमने। तो ये ओ डी अगर आपको पता है और ये सी डी पता है, सी डी ये वाला है 2√3 जो अभी निकाला है, तो ये दोनों का यूज करके आप आराम से पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो, पाइथागोरस थ्योरम लगा के आंसर निकाल सकते हो। तो लेट मी जस्ट टेक यू देयर। इसके बाद अगर थोड़ा पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो यू कैन सी कि योर एच स्क्वायर विल बी इक्वल टू ओडी स्क्वायर माइनस डीसी स्क्वायर, ये बोल सकते हो। अब ओडी आप देख लो, ओडी था 2√6, तो 2√6 का होल स्क्वायर माइनस डीसी, डीसी हो जाता है आपका, हमने निकाला था 2√3। तो ये सब अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको एच स्क्वायर मिल जाएगा। कर ही लेते हैं, इतनी मेहनत कर ही रहे हैं तो पूरा सॉल्व कर ही लेते हैं। तो दिस विल बी लाइक 4 × 6, ये हो जाएगा 4 × 3, तो इसको सॉल्व कर लोगे तो ये हो जाएगा 4 × 3 दैट इज 12, ये हो जाता है आपका एच स्क्वायर। तो एच आपके पास आ जाएगा √12। ये आपके पास आ गई इक्विलैटरल, आपके जो हेक्सागोनल बेस प्रिज्म था उसकी हाइट आ गई आपके पास फाइनली। एंड एट द एंड ऑफ द डे अगर वॉल्यूम चाहिए तो वॉल्यूम इज 1/3 बेस एरिया मल्टीप्लाइड बाय हाइट। अब आप याद करो बेस एरिया, जरा एक बार ऊपर स्क्रॉल कर लेते हैं। बेस एरिया आप देख लो, बेस एरिया आपको दिया था 24√3, तो लेट्स पुट दैट हियर। और हाइट आप देखोगे तो 24 हाइट हो जाएगी √12। ना √12 को भी आप सॉल्व कर लो तो ये हो जाता है 2√3। तो देयरफॉर दिस दे विल कैंसिल आउट। 24 × 2 अगर करोगे तो 48 हो जाएगा। तो 48 क्यूबिक जो भी यूनिट था, सेंटीमीटर मीटर जो भी था, ये आपका वॉल्यूम आ जाएगा। एंड यू कैन सी दैट इट्स ऑलवेज अ नाइस फीलिंग, इवन एज अ टीचर हु हैज बीन टीचिंग सिंस लाइक सो मेनी टाइम इमेमोरियल। मेरा भी जब फाइनली आंसर आता है और मैच करता है तो आई ऑलवेज फील हैप्पी कि भाई कोई सिली मिस्टेक नहीं हुई है, कुछ गड़बड़ नहीं हुई है। सो देयरफॉर इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू मैच द आंसर्स। ऑल टॉपर्स हैव अ पहचान के हमेशा आंसर्स मैच जरूर करते हैं, बिकॉज शुरू में मैंने देखा है कि कुछ बच्चे जब नए 11th में आते तो दे आर वेरी एंथुसियास्टिक। उनका रहता है कि सर बगल वाला ये बंदा 10 क्वेश्चन कर रहा है तो मैं आपको 15 क्वेश्चन करके दिखाऊंगा। तो देखो पॉइंट ये है कि 10 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन मैटर नहीं करता है, मैटर ये करता है कि कितने क्वेश्चन आप सही तरीके से सॉल्व करते हो। तो सही तरीके से सॉल्व करो, आंसर्स मैच करो, कोशिश ये करो कि फर्स्ट अटेम्प्ट पे आंसर मैच कर जाए। याद करो कुछ लेक्चर पहले मैंने सिली मिस्टेक्स के बारे में बताया था। मैंने बताया था दैट सिली मिस्टेक इज मोर अ मैटर ऑफ हैबिट, कि अगर यहाँ पे छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स क्लासरूम में सॉल्व करते टाइम कर रहे हो, होमवर्क सॉल्व करते टाइम कर रहे हो, उस टाइम पे अगर आप सिली मिस्टेक्स कर रहे हो तो वहां पे एग्जाम में भी होने वाली है 100%। और अगर यहाँ पे आप सिली मिस्टेक्स नहीं कर रहे हो तो एग्जाम में भी सिली मिस्टेक नहीं होंगी। तो देयरफॉर इट्स ऑलवेज नाइस कि आप आंसर्स मैच करो, और मैच करने के बाद फिर आगे बढ़ जाओ और आगे देखते हैं। अब देखो प्रैक्टिस तो 3D में प्रैक्टिस का तो कोई एंड नहीं होता, एंड आई वुड सीरियसली रिकमेंड कि जितने क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हो 3D ज्योमेट्री में उतने करो। बहुत सारे क्वेश्चन अभी मैंने इसमें एंड में एक्सरसाइजेस में और डाल भी दिए हैं, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, वो भी आप प्रैक्टिस करना। बट अभी तो चलो मिल के थोड़े से क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, थोड़े से कंसेप्ट और बनाते हैं। तो अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं। 3D में एक और बढ़िया बात होती है कि बड़ी प्यारी प्यारी फिगर्स होती हैं। यहाँ तो फिगर्स मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ, लेकिन जब आप एग्जाम में सॉल्व करोगे तो आपको ये फिगर्स खुद बनानी पड़ेंगी। बट ठीक है, एक बार अगर आप बहुत सारी फिगर देख के समझ जाओगे तो यू विल बी एबल टू मेक दीज फिगर्स क्वाइट इजीली। सो लेट मी शो यू द नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल में आपको दिया है दैट देयर इज अ पिरामिड ऑन अ स्क्वायर बेस। तो ठीक है, स्क्वायर बेस है एंड सो ऑन। और आपको इन्होंने बोला है कि इसका जो साइड्स हैं, ये तीनों के तीनों साइड्स आपको दिया है कि ये तीनों के तीनों साइड्स इक्विलैटरल ट्रायंगल्स हैं। सो चलो ये साइड्स जो है, ये साइड्स आपको इन्होंने दिया है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल्स हैं, दैट इज नाइस। और क्या बोल रहे हैं कि ईच एज इज 16 सेंटीमीटर्स। तो ठीक है, फाइन। अब आप देखो कि अगर 16 सेंटीमीटर ये वाला डिस्टेंस है, तो सिंस इट इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये भी 16 होगा, ये भी 16 होगा, और नीचे वाला बेस अगर स्क्वायर है तो ये सबके सब 16 होंगे। तो देयरफॉर
जो इन्होंने बोला है कि ईच एज इज 16 सेंटीमीटर, इसका मतलब है कि इस पूरे के पूरी फिगर के अंदर जितनी भी आपको एजेस दिख रही है, काउंट करके देखना देयर विल बी 8 एजेस। तो ये 8 एजेस जो होंगी ये सारी की सारी आपकी 16 सेंटीमीटर होंगी, ये आपको गिवन है। अब आगे देखते हैं क्या बोल रहे हैं, फाइंड द वॉल्यूम एंड एरिया ऑफ द होल सरफेस ऑफ द पिरामिड। तो ठीक है, पुराना काम है अपना। अब जैसे एरिया निकालना है, अब देख लो एरिया निकालना, आप खुद ही स्माइल करोगे सर एरिया तो बहुत ही आसान होता है, तो निकाल लो बिल्कुल। तो एरिया आप देख लो, एरिया अगर आपको चाहिए इक्विलैटरल ट्रायंगल का, तो ये हमें पता है a²√3/4। तो आपको साइड लेंथ दिया है, लास्ट में पुट कर देंगे साइड लेंथ की वैल्यू 16 सेंटीमीटर। तो दैट मीन्स जो साइड वाले सारे एरियाज होंगे वो 4 इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो इसको a1 को हम एंड में 4 से मल्टीप्लाई करने वाले हैं। सिमिलरली a2 देख लो, जो स्क्वायर का एरिया है, स्क्वायर का एरिया हो जाएगा a²। तो बढ़िया है, और इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो देयरफॉर आपको अब चाहिए अगर क्या, आपको चाहिए अगर टोटल एरिया, सरफेस एरिया, तो ये हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया 4a1 + a2, और वैल्यूज रखना अब आपका काम है। तो वैल्यूज रख के सब्स्टिट्यूट करो, सॉल्व करो, पूरा आंसर निकालो और मैच कर लेना, ये आपका आंसर आना चाहिए। एरिया का 1/3 भी आ गया इसके, तो ये तो हो जाएगा आपका एरिया का काम। अब इसी तरीके से अगर आपको मान लो वॉल्यूम चाहिए, तो इनफैक्ट जो मैंने दिखाया था आपको वो वॉल्यूम था, एरिया आपका ये बाद वाला जो है ये आपका एरिया दिया हुआ है। अब वॉल्यूम चाहिए, तो वॉल्यूम भी आप देख लो, वॉल्यूम में बस ये देख लेना कि वॉल्यूम हो जाता है 1/3 बेस एरिया मल्टीप्लाइड बाय हाइट। बेस एरिया हमें पता है स्क्वायर का एरिया है a2, तो दैट इज समथिंग लाइक हाफ a² इंटू हाइट। अब ये वही है, घूम फिर के पंगा वही आता है कि साहब हाइट कैसे निकालेंगे, तो ठीक है हाइट निकाल लेते हैं। अब आपको अगर इसकी हाइट चाहिए तो आप देख लो, हाइट निकालने का मतलब है कि अगर अगेन यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हो तो स्क्वायर के सेंटर पे आएगी। अब आप देख लो यहाँ से देखते हैं इस साइड से, तो अगर अपने को ये हाइट चाहिए, तो हाइट निकालने के लिए हमें पता है कि हर बार हम घूम फिर के पाइथागोरस थ्योरम ही लगाते हैं। तो अगर ये ट्रायंगल को आप ABC बोल दो, तो अगर आपको AC की वैल्यू है, तो AC की वैल्यू पता है, यू नो कि सारे के सारे साइड लेंथ 16 सेंटीमीटर, तो AC की वैल्यू आपको पता है A साइड लेंथ। अगर AB की वैल्यू पता चल जाए तो पाइथागोरस थ्योरम से हाइट पुराने तरह से मिल जाएगी। अब आप देख लो, हमें AB तो 100% पता है, बिकॉज हमें पता है कि स्क्वायर की जो पूरी फुल डायगोनल होती है, ये फुल डायगोनल होती है a√2, और हमारा AB कितना है, AB अगर आप देखोगे तो अपना AB है इसका हाफ, तो जो AB होगा ये AB हो जाएगा a√2 डिवाइडेड बाय 2, विच इज नथिंग बट a/√2। तो देयरफॉर इंपॉर्टेंट थिंग इज कि AB अब की बार लकीली बहुत आराम से निकल आया। तो AB आपके सामने है, ये वाला साइड आपके सामने है। अब हाइट आपको चाहिए, तो हाइट हो जाएगी आपकी a² माइनस a/√2 का स्क्वायर अंडर रूट, ये आपके पास आ जाएगी हाइट। और आई थिंक दैट्स इट। तो हाइट हमारे पास आ गई है अपने पिरामिड की, और बाकी खेल आपको पता ही है। तो देयरफॉर आई विल नाउ लीव यू विद द प्रॉब्लम। अब इसके बाद आप आराम से ये हाइट को सब्स्टिट्यूट करो, a² आपको पता ही है ये वाला, तो सॉल्व कर लो, सॉल्व करके यू शुड बी गेटिंग अ मैचिंग आंसर, ये बात है। तो ये देख लो, सिंपल सिंपल बढ़िया क्वेश्चंस होते हैं 3D के। अच्छा, एक चीज आपने और नोट करी होगी अभी तक कि ये क्वेश्चंस बहुत रिपीटेटिव होते हैं फिजिक्स में, एज फार एज जेईई प्रिपरेशन इज कंसर्न। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि बहुत सारे कंसेप्ट ऐसे हैं जो अगर आप एक बार मास्टर कर लो तो वो कम से कम 100-200 बार अलग अलग चैप्टर्स में रिपीट होंगे, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी दूसरे चैप्टर्स में। तो अगर ये पिरामिड्स हैं, टेट्राहेड्रॉन है, इस तरह की चीजें जो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, ये ऐसे कंसेप्ट्स हैं जो सैकड़ों बार फिजिक्स के अलग अलग चैप्टर्स में रिपीट होते हैं। प्रॉब्लम आपकी लेटर से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की होगी, लेकिन उसके बेस में आपका अल्टीमेटली ये 3D का ही चक्कर होगा। तो अगर ये पर्टिकुलर 3D स्ट्रक्चर जो मैं आपको बता रहा हूँ, पिरामिड हो गया, क्यूब हो गया, ट्रंकेटेड सिलेंडर हो गया, ये सब अगर आप एक बार समझ लो और अच्छे से इनकी प्रॉब्लम्स मास्टर कर लो, तो आपको 99.99% आगे की ये 3D से रिलेटेड फिजिक्स की प्रॉब्लम्स में कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और देखो, अब इसके बाद और आगे चलते हैं। अब इसके बाद सी एग्जांपल्स तो मैंने खूब सारे ले लिए ऑलरेडी, एक आध दो और ले लेता हूं सो दैट यू आर काइंड ऑफ कॉन्फिडेंट विद दीज थिंग्स। अब अगेन आप देख लो कि हेक्सागोनल बेस का
पिरामिड आ गया अपने पास, लेकिन अब इसमें क्या पूछ रहे हैं वो आप एक बार पढ़ो। तो वही है, वीडियो एक बार आप पॉज करो, आराम से पॉज करके गो थ्रू द क्वेश्चन। और क्वेश्चन में आप देखो ये बोल रहे हैं कि वी हैव अ पिरामिड जिसका हेक्सागोनल बेस है, रेगुलर हेक्सागन है, और हुज साइड्स आर ऑफ 8 सेंटीमीटर। तो बढ़िया, ये डेटा दे दिया इन्होंने, साइड जो है ये साइड आपको दिया है 8 सेंटीमीटर, तो ये तो लिख के रख लेते हैं एक चीज। और आपको दिया है कि लैटरल फेसेस आर आइसोसेलेस ट्राइंगल्स, तो ठीक है, वो बताने की क्या बात थी, वो तो हमें ऑलरेडी पता है कि ये साइड वाले जो फेसेस होते हैं ये आइसोसेलेस ट्राइंगल ही होते हैं, वी नो दैट। लेकिन उन्होंने क्या दिया है कि और हुज टू साइड्स आर इक्वल एंड दे आर 12 सेंटीमीटर्स ईच, तो ये और अच्छा है, बढ़िया है। तो उन्होंने बोला है कि जो इक्वल वाले साइड है इसके, मतलब ये वाला जो साइड होता है, ये साइड उन्होंने दिया है, इसको बी बोल देता हूं, ये बी आपको दिया है 12 सेंटीमीटर। और तो ए दे दिया, बी दे दिया। अब आप देखो कि प्रॉब्लम बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहा है, और आपको बोल रहे हैं कि वॉल्यूम ऑफ पिरामिड निकालो, एरिया ऑफ फेस निकालो एंड सो ऑन। तो आप देख लो कि अब इसमें अगर वॉल्यूम निकालना है तो हमें पता है कि एट द एंड ऑफ द डे पिरामिड की हाइट निकालनी होगी एज यूजुअल, तो आसान है। अब ये प्रॉब्लम में थोड़ा सा चीज़ें आसान ही रहने वाली है, बिकॉज यू विल सी कि अगर मान लो सपोज आप ये हाइट आप बना देते हो ऐसे, ठीक है, लेट मी मार्क अ फ्यू पॉइंट्स, ए बी एंड सी मार्क कर लेता हूं सपोज। तो अब आप इसमें देख लो, सिंपल सी बात है कि इसमें अपने को हेक्सागोनल बेस दिया हुआ है। अब हेक्सागन का फायदा ये होता है कि हेक्सागन के अंदर ये साइड अगर ए है, तो अगर आप ऐसे ऐसे ज्वाइन कर दो तो ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये सारे के सारे डिस्टेंस, सबके सब डिस्टेंस ए होंगे, बिकॉज देयर ऑल विल बी इक्विलैटरल ट्रायंगल्स। तो देयरफॉर अगर आपको ये डिस्टेंस ए दिया है, तो ये जो डिस्टेंस ए बी, जिसको अभी मैं रेड कलर से मार्क कर रहा हूं, ये डिस्टेंस ए बी जो होगा ये भी ए होगा। और बढ़िया बात है, अगर ये डिस्टेंस ए है, और दूसरा आपको पता है कि जो डिस्टेंस ए सी है फिगर के अंदर, आप ध्यान से देखो, ये जो डिस्टेंस ए सी है ये वाला, ये डिस्टेंस आपका बी है। तो यू कैन सी दैट देयर कांट बी एनी इजियर प्रॉब्लम, बिकॉज ये तो यार बढ़िया सब कुछ प्लेट में रख के दे दिया, कुछ करना ही नहीं है। बिकॉज अब आपको अगर हाइट चाहिए, BC इज दी हाइट बेसिकली, तो अगर आपको अब हाइट चाहिए तो ये हाइट हो जाएगी h स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये हाइट हो जाएगी बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट। न्यूमेरिकल वैल्यूज आपको ए और बी की दी हैं, तो यू कैन पुट दोज वैल्यूज एंड यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ हाइट। तो हाइट मिल गई किसकी, पिरामिड की। और वॉल्यूम इससे आप निकाल लो, वॉल्यूम हो जाएगा 1/3 बेस एरिया मल्टीप्लाइड बाय हाइट। हाइट आपको मिली चुकी है, और बेस एरिया भी आपको पता ही है, बेस एरिया मतलब कि इक्विलैटरल ट्रायंगल का 6 टाइम्स। तो 6 मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल इज a स्क्वायर रूट 3/4। तो ये आपको a की जगह डालना है, ये आपको h की जगह डालना है, और अब इसके बाद आप कैलकुलेशन करके देखो, बिल्कुल बढ़िया आराम से आपको वॉल्यूम मिल जाएगा। तो वॉल्यूम तो इस तरह से आ गया। और इसी तरह से अब आपको अगर सरफेस एरिया निकालना है तो सरफेस एरिया भी निकाल सकते हो। सरफेस एरिया में आप देख लो कि सरफेस एरिया में जो हेक्सागन है, वो बेस जो हेक्सागन है उसका सरफेस एरिया तो आपको मिल जाएगा आराम से, इनफैक्ट मिल ही चुका है, ये एरिया हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, बेस का एरिया। और अगर एक साइड का एरिया आपको चाहिए तो यू कैन सी दैट कि जो साइड है वो आपके सब आइसोसेलेस ट्रायंगल्स हैं, और आइसोसेलेस ट्रायंगल का ये डिस्टेंस आपका 12 सेंटीमीटर है, और दैट मीन्स बी है। और ये जो बेस था, ये बेस आपको अभी अभी मैंने दिया था, ये था ए। अब आपको अगर इस इक्विलैटरल ट्रायंगल का, सॉरी आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया चाहिए, तो एरिया हो जाएगा आपका वही पुराना हाफ बेस इनटू हाइट। अब हाइट आप देख लो, ये वाली हाइट अलग है, ऐसा नहीं कि हाइट आप पुरानी वाली डाल दो, कि पुरानी वाली जो हाइट थी वो पुरानी वाली हाइट तो आपकी पूरी पिरामिड की हाइट थी। अब ये हाइट आपकी टेक्निकली स्लांट वाली जो हाइट है ये है, बट लकीली आप देख लो पिरामिड इतना सिमेट्रिकल है कि यहाँ पे ये जो h1 है, पाइथागोरस थ्योरम कुछ कुछ वैसी लगेगी। तो अब h1 अगर आप करोगे तो ये हो जाएगी बी स्क्वायर माइनस a/2 का स्क्वायर अंडर रूट। ये अगर आप देख लो ये हो जाएगी आपकी h1 की वैल्यू, बिकॉज ये हाफ डिस्टेंस जो है ये आपका a/2 है, तो देयरफॉर ये हो जाता है आपका h1। सो यू कैन इजीली सी कि इनको अब इस h1 को आप यहाँ पे पुट कर दोगे, सॉल्व कर लोगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया मिल जाएगा। और ऐसे ऐसे 6 आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो इसको इंटू 6 करो, और ये बेस एरिया जो था, इस बेस एरिया को आप ऐड करो, आपको टोटल सरफेस एरिया मिल जाएगा फिगर का। और आंसर मैंने दे ही रखा है,
एंड अगेन यू कैन सी कि ये अब इस क्वेश्चन में भी मैंने खाली आपको एक तरह से मेथड बता के थोड़ा सा हिंट्स देके छोड़ दिया है, बिकॉज आई नो कि इतने सारे एग्जांपल्स के बाद अब आप समझ तो गए हो कि बेसिकली कैसे सॉल्व करना है, तो थोड़ा सा मैंने आपको हिंट विंट देके छोड़ दिया है. नाउ यू कैन टेक इट अप फ्रॉम देयर. और देखते हैं. अब इसके बाद मैंने आपको फाइनली एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देना स्टार्ट कर दिया, सो यू कैन नाउ स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चंस ऑन योर ओन. लेकिन ध्यान रखना, हर बार मैं बोलता हूं जैसी एक्सरसाइज आती है, अब आप तो समझ गए होगे कि एक्सरसाइज आते ही मैं क्या बोलता हूं. एक्सरसाइज आते ही सबसे पहले मैं बोलता हूं कि ये पूरे के पूरे लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, बिकॉज अल्टीमेटली लाखों स्टूडेंट्स हैं जो ये वीडियो देखेंगे. इस वीडियो से बहुत सारे स्टूडेंट्स को इनपुट तो सेम मिलेगा, लेकिन अब उन लाखों में से हर बंदे की तो ऑल इंडिया रैंक 1 नहीं आ जाएगी. ऑल इंडिया रैंक 1 तो एक ही बंदे की आएगी, या चलो टाई हो गया तो 2-3 लोगों की आ सकती है मैक्सिमम, बट नॉट मोर देन दैट. तो देयरफॉर फर्क क्या है? फर्क ये है जो अभी आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है. बहुत सारे बंदे इस वीडियो को देखने वाले हैं, लेकिन इट्स समथिंग लाइक दैट इफ यू गो अप टू अ रिवर हैज अ लॉट ऑफ वाटर, बट उसमें से कितना पानी आप अपने साथ कैरी कर सकते हो, कितना पानी आप पी सकते हो, एब्जॉर्ब कर सकते हो, वो हर बंदे की इंडिविजुअल कैपेसिटी होती है. तो वो सेम चीज यहां पे भी है. वो अब आपको कर दिखाने का टाइम आ गया है कि ये एक्सरसाइज आपके सामने है. अब ये एक्सरसाइजेस आप जितने अच्छे से सॉल्व करोगे, जितने सही तरीके से इसमें आंसर्स निकालोगे, मैच करोगे, वो अल्टीमेटली डिसाइड करेगा कि आपका एंड में इस सब्जेक्ट के ऊपर पकड़ कितनी होती है. और ये ध्यान रखना कि ये आपका जो बेसिक मैथमेटिक्स का ये वाला सेक्शन है, दिस इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शंस. और ये भी ध्यान रखना है कि ये ज्यादातर फिजिक्स के कोर्सेज में कवर ही नहीं होता है, टीचर्स छोड़ देते हैं इसको, बिकॉज इसके नोट्स वोट्स बनाना थोड़ा मुश्किल होता है. इसमें सच मतलब प्रॉब्लम्स भी आपको कलेक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है. तो देयरफॉर ये वाला जो पार्ट है, ये वाले पार्ट को बहुत सारी जगहों पे ओमिट कर दिया जाता है. ओनली वेरी फ्यू टीचर्स कवर इट प्रॉपरली. लेकिन ये दिस इज प्योर गोल्ड. अगर आप इसको अच्छे से देख लोगे, समझ लो कि कर लोगे, तो 100% आपको खाली फिजिक्स के 1-2 चैप्टर नहीं, ऑलमोस्ट फिजिक्स के सारे चैप्टर्स में कहीं ना कहीं ये 3D VD सबका यूज होता है. और बच्चे ट्रस्ट मी, इवन आप अपने सीनियर्स से देखना, 12th में जो पढ़ रहे हैं, कई सारे सीनियर्स ऐसे होंगे जो 3D का क्वेश्चन आते ही परेशान हो जाते हैं. इलेक्ट्रोस्टैट्स उनकी लेट से बहुत अच्छी है, लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रोस्टैट्स में थोड़ा सा 3D मिक्स होता है, दे आर लाइक अरे यार 3D मिक्स होना शुरू हो गया है, अब प्रॉब्लम आएगी अपने को. तो वो सारी प्रॉब्लम्स आपकी 100% खत्म हो जाएंगी अगर आप ये सारा काम कर लेते हो. तो लेक्चर आपने पूरा देख ही लिया है, पेप टॉक मैंने इसके बाद दे ही दिया. अब इस एक्सरसाइज को आप सॉल्व करो. वही तरीका है, आप क्वेश्चन देखो, पॉज करो, आराम से 15-20 मिनट लो, सॉल्व करो, सारे आंसर्स निकालो, निकाल के आप लिख लो एक पेपर पे, एंड आंसर्स ऑन द नेक्स्ट पेज में देता ही हूं हमेशा. तो अब आप देख लो, ये 3 क्वेश्चन थे, तीनों के आपके ये आंसर्स हैं. आराम से आप देखो, आंसर्स अच्छे से मैच करो, और मैच करने के बाद अगले क्वेश्चंस के ऊपर आ जाओ. तो नाउ यू कैन हैव अ लुक एट क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5. 2 ही क्वेश्चंस हैं, बट अच्छे क्वेश्चंस हैं. आप इनको सॉल्व करो, सॉल्व करके वही आंसर्स मैच करो. तो काम वही है, पॉज करके आपने सॉल्व कर लिया. नाउ आई विल शो यू द आंसर्स. अगेन आई विल शो यू द स्क्रीन फॉर अ फ्यू सेकंड्स. इतनी देर में आप इसको पॉज कर लोगे. पॉज करके आप आराम से आंसर सारे के सारे मैच करो, पूरे आगे बढ़ जाओ. इनफैक्ट ये भी कर सकते हो कि इनका स्क्रीनशॉट ले लो. मुझे कई सारे बच्चे कह रहे थे कि इनका स्क्रीनशॉट लेके वो प्रिंट आउट ले लेते हैं, तो ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके प्रिंट ले लो और उससे सॉल्व कर लो, वो भी चलेगा, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो ये चीज़ है. 6, 7, 8 ये 3 क्वेश्चन हैं, इनको आप पॉज करके सॉल्व करो. और these are the answers. You can match the answers and always match the answers. और जोकर वाला जो मैंने मेथड बताया था कुछ लेक्चर पहले, वो भी ध्यान रखना, सिली मिस्टेक्स मिनिमाइज करने का. तो सबसे अच्छा तरीका है कि जहां जहां आपके आंसर्स सिली मिस्टेक के कारण नहीं मैच हो रहे, वहां पे छोटे छोटे जोकर बना दो क्वेश्चन के सामने. थोड़े दिन बाद आपको खुद ही दिख जाएगा कि इतने सारे जोकर्स बन रहे हैं, इस वजह से सिली मिस्टेक्स हो रही हैं. और कई बार स्टूडेंट्स को ये पता नहीं होता कि सिली मिस्टेक वो एग्जाम के प्रेशर में कर रहे हैं या उनकी आदत है सिली मिस्टेक करने की. मैंने ऑब्जर्व किया है कि 90% केसेस में एग्जाम का प्रेशर वो नहीं होता. प्रेशर होता है वो अलग बात है, लेकिन जो सिली मिस्टेक्स होती है वो मेजरली हैबिट की बात होती है कि वो एग्जाम में ही नहीं, वो घर में भी कर रहे होते हैं, बट कभी नोटिस नहीं करते हैं. जो जोकर्स बनाने वाला जो तरीका मैंने बताया था, इससे आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि आप घर पे जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो या क्लास में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो कितनी सिली मिस्टेक्स वहां पे कर रहे हो. अब 9th एंड 10th आपने सॉल्व कर लिए होंगे, आगे बढ़ जाओ.
ठीक है, आंसर्स थे इनके, आंसर्स आप सारे के सारे मैच कर लो, और आई थिंक शायद 2 क्वेश्चंस और हैं। ठीक है, तो हैव अ लुक एट क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12। ठीक है, 11 एंड 12 भी आप सॉल्व करो। फाइनल 2 क्वेश्चंस हैं, दे माइट बी वेरी डिफिकल्ट ऑल्सो, माइट नॉट बी वेरी डिफिकल्ट ऑल्सो, सो सॉल्व देम। और इसके बाद इनके भी आंसर्स आपके सामने हैं, इनको भी मैच कर लो। चलो, ऑलराइट, सो होपफुली आई थिंक यू हैव एंजॉयड दिस सेशन। ये पर्टिकुलरली मेरा सबसे फेवरेट पार्ट होता है बेसिक मैथमेटिक्स का। इनफैक्ट ऑनेस्टली बेसिक मैथमेटिक्स के लगभग सारे ही सारे पार्ट्स मेरे फेवरेट्स हैं, बिकॉज डिफरेंशिएशन भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, अप्रॉक्सीमेशंस आता है वो भी इंटरेस्टिंग है, 3D ज्योमेट्री भी इंटरेस्टिंग है, सारे के सारे पार्ट्स इंटरेस्टिंग होते हैं। और ट्रिगो वेगो वाला जो पार्ट आता है वो मुझे थोड़ा सा बोरिंग लगता है, बट वो मैथ्स में ऑलरेडी इतने अच्छे से कवर हो जाता है कि फिजिक्स में सच कोई ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती नहीं है। तो एनीवे, तो होप दैट यू हैव लर्न समथिंग इंपॉर्टेंट फ्रॉम दिस होल वीडियो। और पूरे के पूरे ये कंसेप्ट अगेन आई विल से कि अगर मास्टर कर लोगे तो आपको पूरे 2 साल की फिजिक्स में नहीं, आगे चल के बीटेक लेवल की फिजिक्स में या उसके आगे आप किसी भी ब्रांच में जाओगे तो आपको ओवरऑल, जब तक आपका साइंस से रिलेटेड कुछ भी चलता रहेगा, आपको 100% फायदा होगा इसमें। तो चलो, विद दिस आई थिंक वी विल एंड दिस वीडियो एंड सी यू अगेन इन द नेक्स्ट लेक्चर। बाय बाय।